रेड स्पोर्ट्स कार यूनिवर्सिटी के सामने रुकी और एक सांवला सा पुरकशिश लड़का बाहर निकला और अंदर दाखिल हो गया। यूनी की हर लड़की उसे देखकर आहें बढ़ रही थी और वह हर एक की नज़र से बेनियाज चलता अपनी क्लासरूम की जाने बढ़ गया। वो क्लास में अभी अकेला ही था। इस क्लास में आने की किसी को इजाज़त नहीं थी और वो कोई आम लड़का नहीं था। वो दुनिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून ज़ुबैर अफंदी का बेटा जैन अफंदी था, जो लड़कियों से इस कदर नफरत करता था। इस कदर अमीर होने के बावजूद एक भी लड़की उसकी फ्रेंड नहीं थी। कोई लड़की अगर उसकी चीज़ को छू लेती तो इस चीज़ को ही जला देता और उसकी वजह थी उसको प्यार में दिया गया धोखा। क्लासरूम में दाखिल होकर उसने अपने सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स लिए और फिर वहाँ से निकलकर बाहर की जाने पड़ गया। किसी से जोर से टकराया और वो इग्नोर करके आगे बढ़ने ही वाला था। ओए पागल आदमी, लड़कियों से टकराना फ़र्ज है क्या? पीछे से एक लड़की ने इंतहाई बदतमीजी से मुखातिब किया। उसकी ब्राउन आंखों में नागवारी और गुस्से की सुर्खी दौड़ गई। वो एक झटके से मुड़ा और उसे लहू रंग आंखों से घूरने लगा और फिर मजबूत कदमों के साथ चलता उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम जैसी यहाँ नीच लड़कियां रोज मुझे त्वचा करने के लिए जानबूझकर मुझसे टकराती हैं, मगर तुम तो बड़ी ही तेज निकली। जब टकराव से मेरी तरफ से रिस्पॉन्स ना आया तो मुझे पीछे से आवाज़ दे दी। जैन ने पास आकर तंज़िया अंदाज में कहा। वो लड़की तंज़िया अंदाज में मुस्कुराई। वाह वाह, क्या खुशफहमी है तुम्हें। सीरियसली तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी तवज्जो हासिल करना चाहती हूँ? तुम्हें ऐसा क्या है जो मैं तुम्हारी तवज्जो हासिल करना चाहूँगी? तुम कोई सलमान खान या शाहरुख खान हो? और तुम जैसे की परवाह मुझे जूती को भी नहीं है। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। जैन गुस्से से खोल कर रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे इस तरह की बात कहने की? जैन दहाड़ा। अगर बोलने की हिम्मत रखते हो तो सुनने की हिम्मत रखा करो मिस्टर। और तंज़िया अंदाज में बोली। तुम्हारा नाम क्या है? जैन ने खुश्क लहजे में पूछा। क्यों, यूनिवर्सिटी से निकालना है क्या, या फिर अपनी मामा को लेकर आना है मेरी शिकायत करने को? वो इस्तेज़ाज़िया अंदाज में बोली। किसी भूल में मत रहना, मेरी सिर्फ एक इशारे की देर है, तुम इस यूनिवर्सिटी से बाहर होगी। जैन ने चुपते हुए लहजे में कहा। अल्लाह अल्लाह, कितने अजीब हो तुम और थोड़े बेवकूफ़ भी। चलो खैर बता देती हूँ तुम्हें नाम। मेरा नाम परी ज़ेब कुरैशी है, चाहो जो करना है कर लो। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से कहकर वहाँ से आगे बढ़ गई। जैन का दिमाग गुस्से से फटने वाला हो गया था। वो अपनी कार की तरफ बढ़ा और आंधी तूफान की तरह कार उड़ाता घर पहुंचा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नायला अफंदी लाउंज में ही एनजीओ की खवातीन के साथ बैठी थी कि जैन को गुस्से से अंदर दाखिल होते देख चौंकी। एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा अपने बेटे को देख लूँ, नायला ने कहा और फिर तेज़ी से जैन के पीछे चली आई। वो कमरे में दाखिल हुई तो जैन पूरा कमरा तहस नहस कर चुका था। जैन मेरी जान, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? नायला अफंदी ने पूछा। कुछ नहीं माम, बस इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दे, वो मुस्तरिब लहजे में बोला। नायला अफंदी ने गहरा सांस भरा और चुपचाप बाहर निकल आई। पर इज़ेब अभी घर वापस आई थी और उसकी भाभी सायरा ने उसके लिए खाना बनाया और वो दोनों बैठकर खाना खाने लगी। कैसा दिन गुजरा तुम्हारा? सायरा ने पूछा। बहुत अच्छा, बट आते हुए एक बदतमीज से टकराव हो गया, उसकी अच्छी खासी तबीयत साफ की मैंने। परिजेब ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, क्या हुआ था वैसे? सायरा ने पूछा। परिजेब उसे मजे लेकर सब वाकया बताने लगी। अरे यार, कहीं वो लड़का तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे, सायरा ने कहा। भाभी डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगी, वो जल्दी से बोली और फिर खाने के बाद बर्तन उठाकर किचन में रखने लगी। भाभी मैं जरा लाइब्रेरी जा रही हूँ, कुछ बुक्स इशू करवानी है, तो बस 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, परिजेब ने कहा और बाहर निकल गई। वो कैब करवा कर लाइब्रेरी पहुंची और बुक्स रेक से वो बुक्स निकालने लगी जो इसे इशू करवानी थी। फिर वो टेबल के पास आई तो उस पर एक इंग्लिश नावल पड़ा था। उसने जल्दी से वो नावल का नाम पढ़ा। ओह माय गॉड, यही तो था वो नावल जो भाभी मांग रही थी। वो नावल उठाकर मुड़ी तो पीछे खड़े जैन को देखकर चौंकी। चोरनी कहेगी? जैन ने उसके हाथ से किताब छीनते हुए कहा। तुम्हें मैं चोरनी लगती हूँ? वो गुस्से से कमर पर हाथ रखकर बोली। हाँ तो और क्या, तुमने मेरी इशू की हुई बुक बिना मेरी इजाजत के उठा ली और आंखें भी मुझे दिखा रहे हो, और आइंदा मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। वो सर्द लहजे में बोला। तुमने इशू ही करवाई है, जबकि एटीट्यूड ऐसे दिखा रहे हो जैसे खरीदी होती है। वो तंग कर बोली। ये अगर खरीदी हुई होती तो फिर तुमने इसको हाथ लगाना होता, तुम इसको आग लगा देता। वो इसकी तरफ मुड़ते हुए बोला। परिजेब की आंखों में शरारत नाचने लगी। वो आगे बढ़ती उसके सामने खड़ी होगी। लो, तुम्हें भी छू लिया मैंने तो अब खुद को भी जला लो, उसके बाजू को छूकर बोली। जैन गुस्से से बल खाकर रह गया। तुम खुद को समझती क्या हो? वो चिल्ला कर बोला। इंसान। वो इत्मीनान से बोली। जैन ने गुस्से से नावल उसको थमाया और लंबे लंबे ढंग बढ़ता वहां से चला गया। अगले दिन जैन ने यूनिवर्सिटी के सामने गाड़ी रोकी। जब वो गाड़ी पार्क करके बाहर निकला तो सामने से आती परिजेब तो देख उसका हलक तक कड़वा हो गया।
परी ज़ेब ने भी उसे देखकर नाक सुकेरा और होन करके उसके पास से गुजर गई। जैन भी सर चटक कर अपने रूम की जाने पड़ गया और फिर वो फ्री पीरियड में अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ही रहा था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो चौंक कर मुड़ा। फिर परी ज़ेब को देख उसके माथे पर बढ़ रहा है। अरे वाह, क्या हाल क्लासरूम है आपका, बिल्कुल तुम्हारी तरह बोरिंग और बेरोनक। तो तंजी अंदाज में बोली, जाओ यहाँ से। वो तब कर बोला, क्यों जाऊँ, मैं किसी के हुक्म की गुलाम नहीं हूँ, जो दिल में आता है वही करती हूँ। जैन जल्दी से आगे बढ़ा और फिर उसका बाजू दबोच कर दरवाजे तक लाया। गेट आउट, वो चिल्लाया। जा रही हूँ, मगर मैं एक बात कहूँगी कि तुम एक नंबर के डरपोक इंसान हो, क्योंकि तुम लोगों के बीच आने से डरते हो, ऐसा ही है ना। वो मुस्कुरा कर बोली, बकवास बंद करो अपनी। वो चीखा, ओके ओके रिलैक्स मामाज बॉय। और तंजिया लहजे में बोली फिर वहाँ से निकल गई। ये लड़की है क्या चीज़, जब भी इससे मुलाकात होती है मुझे कुछ न कुछ सुना गई जाती है। नेक्स्ट टाइम इसका सही से मुंह तोड़ूंगा। वो तब कर बोला और फिर सर चटक कर किताब की तरफ मुतवजा हुआ। और पीरियड कंप्लीट करने के बाद वो वहीं बैठकर असाइनमेंट बनाने लगा। और फिर तकरीबन 3 बजे वो बाहर निकला तो उसके डिपार्टमेंट के सब स्टूडेंट जा चुके थे। वो बाहर निकल आया और फिर सामने अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठी हस्ती को देखकर जोर से चौंका और फिर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। तुम मेरी गाड़ी में कैसे बैठ गई? वो इसके पास आकर दहाड़ा। परीज़ेब ने नागवारी से देखा, बिना छत की गाड़ी थी तो ऊपर से बैठ गई। तुम्हारी डिब्बी जैसी गाड़ी है। इत्मीनान से जवाब आया, तुम्हें कहा था ना मेरी किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। अरे अरे, तुम अपनी फेवरेट गाड़ी को भी आग लगा दोगे? वो मुस्कुरा कर बोली। जैन ने गुस्से भरी निगाहों से उसे देखा और फिर अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। देखो कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? और घबरा कर बोली। फिर वो निस्बतन एक सुनसान सड़क के बीचों बीच आकर गाड़ी रोककर बाहर निकला और फिर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर खींच के बाहर निकाल के उसे थोड़ा फैसले पर खड़ा किया। फिर उसने गाड़ी से पेट्रोल का कैन निकाला और गाड़ी पर छिड़कने लगा और फिर उसने गाड़ी को आग लगा दी। थोड़े फासले पर खड़ी बड़ी से बेयकीनी से मुंह पर हाथ रखे गाड़ी को जलता देख रही थी। फिर वो जलता हुआ उसके सामने खड़ा हो गया। आइंदा मेरी किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, वरना इस चीज़ के साथ साथ तुम्हें भी भस्म कर दूंगा। फिर वो लंबे लंबे ढंग बढ़ता आगे चला गया। वो भी खुद को संभालते वापसी के लिए मुड़ गई। वो घर पहुंची तो रूम में आकर आज जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगी। ओह गॉड, ये शख्स पागल लगता है, इतना गुस्सा है उसके अंदर, और मैंने नेक्स्ट टाइम आकर पंगा लिया तो मुझे भी नुकसान ना पहुंचा दे। बस फाइनल हो गया, अब से उसे बिल्कुल नहीं छेड़ना। वो खुद से अहद करने लगी। परीज़ेब क्लास लेकर लाइब्रेरी की तरफ आ गई थी। अचानक बाहर से जोर जोर से लड़ाई की आवाज़ें आने लगी। वो जल्दी से बाहर आई तो सब लोग पिछली तरफ से बाहर को भाग रहे थे। अरे क्या हुआ? परीज़ेब ने पूछा। वो एमएनए ज़ीशान मलिक के बेटे को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, तो एमएनए के आदमियों ने यूनिवर्सिटी में धावा बोल दिया और चलो तुम भी भागो, पियोन ने जवाब दिया। वो जल्दी से भागकर वापस लाइब्रेरी आई और अपनी असाइनमेंट इकट्ठी करने लगी। फिर वो 10 मिनट बाद बाहर निकली तो राहदारी में सन्नाटा था। वो बाहर जाने की बजाय अचानक दौड़ती हुई जैन के क्लासरूम की तरफ आ गई। उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला तो जैन को इधर बैठे देख चौंकी। आप अभी तक यही हैं और पूरी यूनिवर्सिटी खाली हो गई है। वो पास आकर बोली, तो फिर मैं क्या करूं? अरे चलो यहाँ से। वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ कर उठाते हो बोली, तुम अपनी हद में रहा करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और अरे चेक करो, यहाँ सारे कमरे हैं, जो भी इसका बाहर निकाल कर हशर कर दो। इससे पहले कि वो मजीद बोलता कुछ बाहर से आवाज़ें आने लगी। वो दोनों चौंके। देखता हूँ इनको मैं क्या कर लेते हैं मेरे साथ। जैन ने दरवाजे की तरफ लपकते हुए कहा। परीज़ेब ने एक झटके से उसे पकड़ के खींचा और अलमारी की ओट में होकर अलमारी के साथ लगा के उसके मुंह पर हाथ रख दिया। प्लीज़, वो मार देंगे हम दोनों को, वो मतवाइश लहजे में बोली। फिर एक आदमी ने अंदर झांक कर देखा। बॉस, खाली है ये कमरा भी। वो आदमी कहकर वापस पलट गया। अगर इतना ही डर था तो भागी क्यों नहीं, क्यों आई इधर? और अपने मुंह से उसका हाथ हटाते हुए चीख कर बोला, मुझे लगा कि आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए देखने आई थी। वो लब काटते हुए बोली, तुम मेरी माँ हो क्या? वो चिल्लाया। परी ने जल्दी से फिर उसके मुंह पर हाथ रखा। तुम यहाँ बैठी रहो, मैं जा रहा हूँ। उसका धक्का देता हुआ बाहर निकला। वो घबरा कर पीछे भागी और जब बाहर पहुंची तो वो आदमी जैन को घेरे खड़े थे। परी जल्दी से ओट में हो गई। ओ गॉड, कहीं वो इसको कुछ कर ना दे। वो बड़बड़ाई, तू यहाँ क्या कर रहा है अभी तक? वो आदमी बदतमीजी से बोला, तमीज से बात करो, मैं जैन अफंदी हूँ। वो गुस्से से बोला, तो क्या करूँ, फूलों के हार पहनाऊँ क्या? वो आदमी तंजिया लहजे में बोला। फिर उस आदमी ने जैन को धक्का दिया और दूसरे पल जैन ने उन चारों आदमियों को पटक पटक कर फेंका।
बड़ी ज़ेब आंखें फाड़े से देख रही थी। अरे वाह, ये तो बड़ा फाइटर निकला। वो बड़बड़ाई। अचानक एक आदमी ने पीछे से जैन के सर पर डंडा मारा। जैन अपना सर थाम कर जमीन पर बैठता चला गया। परी ज़ेब ने जल्दी से मुंह पर हाथ रख के चीख रोकी। फिर लोग उसे पीटने लगे और फिर जैसे इन बेदम होकर जमीन पर गिरा, उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। उसके जाते ही बड़ी ज़ेब वहाँ कुछ लोगों की मदद से जैन को लेकर हॉस्पिटल पहुंची और वहाँ एडमिट करने के बाद उसके वालिदैन को फ़ोन पर इत्तला देकर घर वापसी के लिए निकल गई। जैन को होश आ चुका था। चोट ज़्यादा सर पर लगी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। वो तकिए के सहारे उठकर बैठा नायला फंदी को देख रहा था, जो कि उसके प्याले में सूप डाल रही थी। ये सूप पियो और फिर मेडिसिन खानी है। नायला फंदी ने सूप का प्याला जैन के सामने रखते हुए कहा। जैन चुपचाप सूप पीने लगा। ये बड़ी ज़ेब कौन है? नायला फंदी ने शरारत भरे लहजे में पूछा। परी ज़ेब का नाम सुनकर जैन को लगा उसका हलक तक कड़वा हो गया। कौन परी ज़ेब? वो अनजान बनकर बोला। वही परी ज़ेब जिसने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। नायला फंदी ने कहा। जैन का सूप पीता हाथ रुक गया। परी ज़ेब ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया है? वो झिला कर बोला। नायला फंदी ने इस बात पे सर हिलाया। उफ, अब वो लड़की मेरे पीछे पड़ जाएगी, पहले ही जान नहीं छूटती। वो बड़बड़ाया। वो लड़की क्या तुमसे प्यार करती है? नायला फंदी ने पुरजोश अंदाज में पूछा। वो मेरी जागीर के पीछे है, जैसे वो थी, वो करप कर बोला। नायला फंदी ने लब भींच कर उसे देखा। सुबह यूनिवर्सिटी से छुट्टी करोगे क्या? नायला फंदी ने उसका ध्यान बटाने के लिए पूछा। नहीं मॉम, जाऊंगा यूं नहीं, क्योंकि बहुत ज़रूरी असाइनमेंट तैयार करनी है। कल उस झगड़े के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाया। वो जल्दी से बोला। नायला फंदी ने इस बात में सर हिलाया। परी ज़ेब यूनिवर्सिटी के सामने पहुंची तो जैन अफंदी को गाड़ी पार्क करते देखकर चौंकी। फिर वो कैब से उतरकर उसकी तरफ आई। हाय जैन, वो पास आकर बोली। जैन ने त्योरी चढ़ाकर उसे देखा। कितनी ढीठ हो तुम, फिर से मेरे रास्ते में आ गई। वो तब कर बोला। मैं तो सिर्फ आपकी तबीयत का पूछना आई थी। तुम्हें मुझसे और मेरी तबीयत से क्या मतलब है? तुम सिर्फ मुझ पर एहसान जताने आई हो कि तुम कितनी अजीम हो, कि तुमने मुझे बचाया। मगर मैं जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, जो ऐसी हरकतें सिर्फ मुझ जैसे लड़कों को फांसने के लिए करती है। वो नफरत बड़े अंदाज में बोला। यू नो व्हाट, मेरा दिमाग खराब था जो आपको बचाया। अच्छा था मर आ जाते तो धरती से बोझ तो कम होता। और क्या बोला आपने? कि आपको फांसने के लिए आई थी? ज़रा आईने में अपना आप देखना, क्या है आप? वो थोड़ा रुकी। एक आम से लड़की हो। मेरे ख़ानदान में आपसे भी खूबसूरत लड़के पाए जाते हैं, और ये जो लड़कियां आप पे मरती हैं ना, वो सिर्फ आपका गुमान है। वो आपकी ब्रांड पे मरती है। आपकी ब्रांड मेरे जूते की नोक पे रहती है। वो गुस्से से बोलती चलेगी। जैन यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के बजाय वापस पलटा और आंधी तूफान की तरह गाड़ी चलाता कर आया और तप तप करता सीढ़ियाँ चढ़कर अपने रूम में आया। उसने अपनी शर्ट उतार कर फेंकी और वॉशरूम में जाकर शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। फिर जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो टॉवल से सर पोंछता बाहर निकला। उसने खुद को मिरर में देखा। गंदमी नुमा सांवला सा सलोना सा रंग और तीखे नैनक्श और हल्की सी सेव उसे मजीद पुरकशिश बनाती थी, और कसरती बदन उसे बहुत सो से अलग करता था। सोहनी। उसने कर्व से आंखें मूछी और माजी की कर्व यादें उसके सामने आई। सोनी, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, तुम तो मेरी वाहिद खुशी हो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। वो तड़क पर बोला। तो मर जाओ, बोझ कम होगा धरती का। और तुम जरा आईने में खुद को देखो, क्या हो? तुम्हारे दोस्त तुम्हें फिरौन की लाश जो कहते हैं। वो ठीक ही कहते हैं, उस पर चिल्लाई। जैन झटके से आंखें खोलकर माजी से हाल में आया और सुरख अंगारा होती आंखों को हाथों से मसला और फिर तैयार होकर बाहर निकला। दोबारा यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। परी ज़ेब मुस्तरब सी बैठी आड़ी तिरछी लाइनें खींच रही थी। मिस परी ज़ेब, आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया। पियोन ने आकर कहा तो चौंक कर सीधी हुई। फिर वो उठकर प्रिंसिपल के रूम की तरफ बढ़ गई। मे आई कम इन सर? उसने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। ओह यस मिस परी ज़ेब, अंदर तशरीफ ला दें। वो अंदर दाखिल हुई तो सामने कुर्सी पर एक गंदमी रंगत की पुरकशिश खातून बैठी थी, जिसके बैठने में एक वकार था और मतानत थी। परी ज़ेब उसकी पर्सनालिटी से काफ़ी मुतासिर हुई। वो दिलचस्पी पे परी ज़ेब को देख रही थी। परी ज़ेब ने उनकी निगाहों से पजल होकर कहा, सर आपने मुझे बुलाया? वो अपना एतमाद बहाल करते हुए बोली, ये मिसेस नायला फंदी है, जैन अफंदी की मदर। प्रिंसिपल के किराए तारुफ पर वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। बैठो ना परी ज़ेब। नायला फंदी ने पूर्वकार अंदाज में कहा, बच्चे मैं आज सिर्फ एक बहादुर लड़की से मिलने आई हूँ, जिसने मेरे बेटे की जान बचाई। मगर मुझे तो यहाँ आकर पता चला कि तो अपने नाम की तार परियों जैसी है। आपको पता है आप कितनी खूबसूरत हैं? यहाँ इतनी लड़कियाँ खूबसूरत बनी हैं, मगर आप खूबसूरती से ऊपर बेची गई हैं।
नाइला अफंदी ने उसकी गाल को छूते हुए कहा, थैंक्स मिसेस अफंदी, मैं खुद आप जैसी पुरवकार खतून से मिलकर बहुत खुश हूँ। परी ज़ेब ने कहा, एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे? नाइला अफंदी ने पूछा। जी श्योर, वो बोली। हमारे नेक्स्ट वीकेंड एनिवर्सरी पार्टी है, प्लीज़ आपको इनविटेशन दे रही हूँ, प्लीज़ ज़रूर आइएगा। मिसेस नाइला ने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं आपसे वादा तो नहीं करती, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। परी ज़ेब ने उनकी इनविटेशन पर जल्दी से कहा। और फिर जिस दिन एनिवर्सरी थी वहाँ पहुँची तो जैन उसे देखकर चिढ़ सा गया। परी सर कब से म्यूज़िक शो के नाम पर इंग्लिश सॉन्ग सुन के उकता गई थी। उफ, कितना बेसुरा है। परी ज़ेब जलन जला गई। तो तुम खुद गा लो, जैन ने तरक कर कहा। मैं बहुत अच्छा गाती हूँ मिस्टर जैन, आपकी तरह नहीं हूँ, अंगारे ही बरसते हों जिसके मुंह से। परी ज़ेब ने भी तराक से जवाब दिया। और रियली, तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, जैन ने तब कर कहा। अच्छा, तो फिर आप ही गा लो, परी ज़ेब ने कहा। तुम क्यों नहीं गा लेती, या डरती हो? जैन ने कहा, डरती वरती मैं किसी से भी नहीं। वो उठकर खड़ी होकर बोली। और फिर स्टेज पर चढ़कर उसने माइक हाथ में पकड़ लिया और उसकी सौरीली आवाज़ लॉन में गूंजने लगी। उसका गाना ख़त्म हुआ तो लॉन में तालियां बजने लगी। अब आपकी बारी, वो जैन को पुकारते हुए बोली। जैन गुस्से से देखता स्टेज पर चढ़ गया और गिटार थामकर बड़ी महारत से गिटार बजाते गाना गाने लगा। उसके पुरसोज अंदाज पर पूरे लॉन में सन्नाटा था और परी ज़ेब तो उसके चेहरे का कर्व देखकर सुन बैठी रहेगी। फिर वो नाइला अफंदी की नम आंखें देखकर चौंकी। आंटी, आप ठीक है ना? परी ज़ेब ने पूछा तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। फिर जैन स्टेज से उतरकर नाइला अफंदी के पास आकर खड़ा हो गया। बहुत अच्छा गाते हैं आप, परी ज़ेब ने कहा। जैन ने नागवारी से उसे देखा। फिर कपिल डांस में नाइला अफंदी ने उन दोनों को स्टेज पर चैलेंज किया और वो दोनों साला डांस करने लगे। वही परी ज़ेब को जैन की सर्द महर ब्राउन आंखें मबहूत कर रही थी। फिर डांस खत्म हुआ और केक काटने के बाद सब लोग खाना खाने लगे और परी ज़ेब की नज़रें जैन को ही ढूंढ रही थी। फिर वो वहाँ से चलती अंदर आ गई और इस महल जैसे घर को घूम फिर कर देखने लगी। वो चलती चलती एक रूम के सामने खड़ी होगी और फिर वो दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुई तो उस आलीशान कमरे को देखकर हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि उसमें हर चीज़ डार्क थी। उफ, ये लगता है उस खड़ूस का कमरा है। वो बड़बड़ाई। फिर बैठ के साइड टेबल पर रखी जैन की तस्वीर की तरफ बढ़ी। देखो परी ज़ेब, सही सोचा, उस खड़ूस का कमरा है। वो बड़बड़ाई। फिर खटक से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और जैन शर्टलेस बाहर आया तो परी ज़ेब भड़बड़ा कर रुख फेर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? जैन चीखा। वो तो मैं बस घूम फिर रही थी तो यहाँ पहुँच गई, परी ज़ेब ने कहा। और फिर वापस पलटी तो ड्रेसिंग पर रखी तस्वीर देखकर चौंकी और फिर तस्वीर उठाकर देखने लगी। ओह गॉड, यही आप हो क्या? उसकी तरफ देखते हुए कहा और अपनी हंसी छुपाते हुए बोली। जैन की आंखें सुर्ख हो गई। वो तेजी से उसके सामने आया, उसके गले से पकड़कर उसे दीवार के साथ लगा लिया। कीड़े पड़े थे मुझ में, बदसूरत हो तो मजाक बनाओगी? वो चीखा। परी ज़ेब उसके रूप से खौफज़दा होकर उसे देखने लगी। उसकी बात को गलत समझ बैठा था, जबकि उसका मतलब था कि बोले बाले थे, मगर उसकी जोर से गला पकड़ने की वजह से परी ज़ेब को अपना सांस अटकता हुआ महसूस हुआ। प्लीज़ लीव मी, वो बमुश्किल बोल पाई। मैं तुम्हारी जान लेकर ही छोड़ूंगा, वो चिल्लाया। जैन, नाइला अफंदी जोर से चीख कर बोली। फिर जल्दी से परी ज़ेब को उससे छुड़ाया। परी ज़ेब खांसती हुई ज़मीन पर बैठ गई और जैन गुस्से से वहाँ से निकल कर चला गया। नाइला अफंदी ने जल्दी से उसे थाम कर बेड पर बैठाया और पानी पिलाने लगी। आई एम सॉरी बच्चे, जैन ने जो कुछ किया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, नाइला अफंदी शर्मिंदगी भरे लहजे में बोली। नहीं आंटी, मुझे इनके कमरे में आना ही नहीं चाहिए था, परी ज़ेब पर मुश्किल बोली। मेरे बेटे से बदगुमान मत होना, वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। वो तो बड़ा भोला भाला और मासूम सा था। मेरी 7वें मंथ में डिलीवरी के साथ पैदा हुआ था और बहुत कमज़ोर था। जो देखता वही कहता कि ये मेरा और जुबैर का बच्चा नहीं लगता, और बहुत कमज़ोर था कि पकड़ते भी डर लगता था। और जैसे जैसे बड़ा होता गया, इसके पिचके गाल और इसका सूखा बदन था, मगर कद बढ़ता गया तो और भी अजीब लगने लगा। कॉलेज में इसका मजाक बनाते थे लोग। वो बहुत रोता था। फिर कॉलेज के पहले दिन उसके सीनियर ने उसकी रैगिंग की तो एक लड़की ने उससे बचाया। दूसरे इतने क्लोज आ गए कि वो दोनों शादी के लिए जिद करने लगे। मैं रिश्ता लेकर गई तो उस लड़की ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसको मेरे बेटे जैसा अमीर तो नहीं, मगर शायद ज़्यादा खूबसूरत मिल गया, क्योंकि वो खुद बहुत खूबसूरत थी। उसने मेरे बेटे को रिजेक्ट कर दिया और फिर जैन ने सुसाइड की, बिल्डिंग से कूदकर। फिर अल्लाह ने समझो दूसरी ज़िंदगी दी तो फिर जैन पैरालाइज्ड हो गया और 2 साल में मेडिसिन लेकर इसका जिस्म भी फूल गया। और 2 साल बाद जब चलने के काबिल हुआ तो इसने खुद को बहुत ध्यान दिया और उसकी तो शख्सियत ही संवर गई। मगर वो बहुत सख्त दिल हो गया।
फिर पिछले दिनों जिस इंसान से किसी चीज़ का असर नहीं होता था वो तुमसे चिढ़ने लगा। किसी लड़की का होना ना होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वही तुम्हारा होना इसे गुस्सा दिलाने लगा। और मैंने नोटिस किया कि मेरा बेटा ध्यान देने लगा किसी चीज़ पर, और ये कि कोई लड़की जो इसके लिए जान से भी खेल सकती है तो मेरे बेटे को इस हादसे से उभारेगी। नायला फंदी बोलती चलेगी और परिसेब की आंखें नम हो गई। क्या आप मेरे बेटे से शादी करेंगी? मिसेस नायला की बात पर वो हड़बड़ाकर उन्हें देखने लगी। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? आप जानती हैं ना आपका बेटा मुझे बहुत नापसंद करता है, फिर भी आपने ये फैसला कर लिया। क्या जैन को इस फैसले का पता है? उसे झिझकते हुए पूछा। नहीं बेटा, मैं इसे बताने का रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप मेरे बेटे का दिल जीतने की कोशिश कीजिए। उसके इसके पास है, आपको नोट्स करें और उन्हें बेइख्तियार आप अच्छे लगने लगे। वो खुद ब खुद उस शादी के लिए हाँ बोले, फिर हम हाँ करेंगे। मिसेस नायला ने कहा। आंटी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पता नहीं क्या समझेंगे, और अगर इन्हें बुरा लगा तो बाद में बात डांट देते हैं। उंगलियां चुटकाते हुए बोली। अपनी माँ समझकर मेरी इल्तिजा को कबूल कर लो। मैंने बहुत मुश्किल से वक्त काटा। बढ़ती मिन्नतों मरादों से मैंने उसे पाया था, मगर एक लड़की आई और मेरे बच्चे की सारी शख्सियत को मुसक करके चली गई। वो बोलती जा रही थी और परिसेब का नरम दिल उसकी बातों पर मजीद नरम पड़ गया, और उसने उनके हाथ पर हाथ रखकर उन्हें यकीन दहानी करवाई कि वो जैन को सबसे निकालने की ज़रूर कोशिश करेगी। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो सीधी जैन के रूम की जाने पड़ी। वो वहाँ पर बैठा नोट्स बना रहा था। हाय मिस्टर क्रूज, कैसे हो? और इसके सामने दब से बैठते हो बोली। मसला क्या है? क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो? लगता है कल रात की भूल गई हो। वो तंजिया लहजे में बोला तो परिसेब के चेहरे पर साया सा लहराया, मगर दूसरे पल वो खिलखिला कर हंस पड़ी। मुझे लगता है तुम्हारे किसी दिमाग के डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए। मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूँ और तुम आगे से हंस रही हो। इतनी इंसल्ट किसी जानवर की हॉबी होना तो वो भी मुंह ना लगाए। तो इंतहाई कड़वे लहजे में बोला। उसकी बात पर परिसेब ने बामुश्किल कुछ कहने से खुद को रोका। अच्छा चलो छोड़ो, आज के बाद हम दोनों लड़ेंगे ही नहीं, बल्कि दोस्ती कर लेते हैं। मैं तो बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी। वो इसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली। मैं तुमसे दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ। प्लीज़ जाओ यहाँ से। मेरी यहाँ से एक रेपुटेशन है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से वो ख़राब हो। वो नागवारी से बोला। अच्छा, तुम ये बातें सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अगर तुम वो मान लोगे ना तो कसम से मैं तुम्हें मर्द मान लूँगी। वो इत्मीनान से बोली। मुझे तुम्हें कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वो तलख लहजे में बोला। अच्छा, मेरा चैलेंज है, तुम नेक्स्ट टाइम अपने डिपार्टमेंट में जाकर सबके सामने बैठकर लेक्चर लो, इस तरह अलग नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे ना, मान लूँगी तुम्हें, तुम एक बब्बर शेर हो। और थोड़ी के नीचे अपना हाथ रखे आंखें पटपटा कर बोली। मुझे तुम्हें बब्बर शेर बनकर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकती हो। वो मुंह बनाकर बोला। मान जाओ ना, गेट आउट, वरना मैं धक्के में देकर यहाँ से निकालूंगा। वो दिल मिलाकर बोला तो वो दिल महसूस कर उठकर वहाँ से चली गई। अगले कई दिन तक उसे यूं ही जज करती रही, मगर वो हर बार इसे हरा कर ही दम लेता। उसने आज घर आते ही मिसेस नायला को कॉल करके माजरत कर ली। बेटा, मैंने आपसे बड़ी उम्मीद से आपकी रिक्वेस्ट की थी कि आप ये सब काम कर सकती हैं, मगर आपने भी इनकार कर दिया। मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म कर दी। मिसेस नायला अफसरदा लहजे में बोली। मैं जानती हूँ कि मैं आपका दिल दुखा रही हूँ, लेकिन मेरी भी इज्जत नफ्स है। वो हर दिन मुझे इस तरह जलील करता है कि मैं खुद की निगाहों में गिर जाती हूँ। मैं अपनी इज्जत नफ्स को कोई समझौता नहीं कर सकती। आपका बेटा इस सिचुएशन से निकलना ही नहीं चाहता। मैं हर तरह से उसे माइल करने की कोशिश कर चुकी हूँ, मगर उसकी ज़िंदगी सिर्फ एक लड़की पर ठहर चुकी है, मिस सोनिया पे, और उससे आगे नहीं देखना चाहते। अगर ऐसा हो सके तो दोनों मिल जाएं, तो फिर शायद वो जीना सीख जाएंगे। और आहिस्ते किसे बोली। वो मेरे बेटे की ज़िंदगी में दोबारा आना चाहेगी ना, मैं उसे कभी शामिल नहीं करूँगी। मैं उस चीज़ की इजाज़त ही नहीं दूंगी अपने बेटे को। मिसेस नायला ने गुस्से भरे लहजे में कहा तो चुप हो गई, क्योंकि उसे लगा कि वो प्राइम मामले में दखल अंदाजी ना करे तो ही बेहतर है। फिर वक्त गुजरता जा रहा था, मगर वो जैन को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती थी। फिर एक दिन वो बस स्टॉप पे अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी बस का इंतजार कर रही थी कि अचानक सामने से आती गाड़ी ट्रॉलर से टकराई और बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। वहाँ हुजूम इकट्ठा हो चुका था और सब लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। कोई एक भी मदद करने को तैयार नहीं था। वो जल्दी से आगे बढ़ी और उसने स्ट्रिंग पर हाथ रखे बेहोश औरत को जैसे सीधा किया तो उन्हें देखकर चौंक गई, क्योंकि वो मिसेस नायला थी। उसका दिल जैसे डूब सा गया। फिर उसने लोगों की मदद से उन्हें एक टैक्सी में डाला और हॉस्पिटल ले आई। उनका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। उसने जल्दी से मिस्टर जुबैर को ऑफिस की कॉल की तो कुछ देर में भागे चले आए। उन्होंने आते ही जैन को इतला दी तो वो भी वहाँ पहुँच गया।
वो सर थामे एक साइड पर बैठा था। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर निकले। उन्होंने खून अरेंज करने को कहा और उसने जब ब्लड ग्रुप पूछा तो उसके वाला ही था। उसे सुई से तो हमेशा से डर लगता था, मगर इस वक्त ज़रूरत थी तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के खून देने का सोचा। सर, मेरा यही ब्लड ग्रुप है, आप प्लीज़ क्रॉस मैचिंग करवा के मेरा ब्लड दे लीजिए। ये क्या कह रही हो तुम्हें तो सुई से भी डर लगता है ना? देखिए डॉक्टर साहब, ये कहीं बेहोश ना हो जाए, ये तो नॉर्मल रूटीन में इंजेक्शन भी नहीं लगा सकती, उसकी फ्रेंड ने जल्दी से कहा। तो डॉक्टर भी सोच अंदाज में से दिखने लगे। नहीं, मैं खुद पे कंट्रोल कर लूँगी, मैं भी आंखें बंद कर लूँगी, आप प्लीज़ ले लीजिए और आंटी जी को बचा लीजिए, वो जल्दी से बोली। फिर क्रॉस मैचिंग करने के लिए डॉक्टर ने उसे भेजा। वो जैन के साथ लेबॉर्ट्री में आई और वहाँ एक मर्द अपनी ब्लड दे रहा था। उसे देखते ही घबरा गई। मेरे ख्याल में ये तुमसे नहीं हो पाएगा, हम लोग ब्लड का कहीं और से अरेंज कर लेते हैं। जैन ने संजीदा भरे लहजे में कहा, ओ हेलो, मैं तुम्हें मुतासिर नहीं करना चाहती, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आंटी जी की वजह से कर रही हूँ, क्योंकि इनसे के साथ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती रही है और इनका जो ब्लड ग्रुप है ना, बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल से बाहर से मिलेगा आपको, और तब तक इनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं इसलिए सब कर रही हूँ। वैसे आपको ये सब एक्सप्लेन कर क्यों रही हूँ मैं? आपको जो सोचना है सोचिए, वो तब को बोली। और फिर एक नर्स ने आकर उसका ब्लड सैंपल लिया, क्योंकि उसने चुपचाप दे दिया। फिर कुछ देर के बाद क्रॉस मैचिंग हो चुकी थी और उसे नर्स एक कमरे में लेगी। ब्लड देने के बाद वो बाहर आकर बैठी। बेटा, मैं जूस मंगवाता हूँ आपके लिए, उसके अलावा बता दीजिए कुछ खाएंगी? मिस्टर जुबैर अफंदी ने पास आकर कहा, नहीं अंकल, उसकी ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने घर जाती हूँ, घर जाकर मैं दूध वगैरह ले लूँगी। आप मेरा नंबर रख लीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिएगा जब आंटी को होश आ जाए। वो जल्दी से बोली, थैंक यू सो मच बेटा, आज आपने जो किया है ना, मेरे लिए उसका एहसान नहीं चुका सकता मैं। ना सिर्फ आपने मेरी मिसेस को हॉस्पिटल पहुंचाया, बल्कि ब्लड तक दिया। आप सच में बहुत अच्छे हैं। ऐसे हमारी मिसेस आपकी तारीफ तो नहीं करती थी। खैर, आप जैन का नंबर दे दीजिए तो जैन आपको इत्तला दे देगा। वो इसका सर पर हाथ रखते हुए बोले। फिर इजाज़त लेकर वो मारिया के साथ घर आ गई। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने अपना ब्लड दे दिया, तुम तो सुई से भी इतना डरती थी, पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेती थी जिस दिन तुम बीमार होती थी और डॉक्टर से यहाँ भाग जाती थी, मगर आज तुमने जैन की मामा को ब्लड दे दिया। मारिया ने उसे छेड़ते हुए कहा, ओ हेलो, मेरे दिन इतने भी ख़राब नहीं आए कि मैं इस खड़ूस को पसंद करूँगी। वो मुंह बनाकर बोली। घर पहुंची तो सायरा के साथ साथ उसका भाई नवीद परेशान सा इधर उधर टहल रहा था। कहाँ थी तुम? कितना परेशान हो गया था मैं। उसके भैया ने गुस्से से कहा, सॉरी भैया, वो ना मिसिस जुबैर अफंदी का एक्सीडेंट हो गया था और मैंने लेकर अस्पताल चली गई थी। ओह, मिसिस जुबैर अफंदी का एक्सीडेंट हुआ था? इसलिए सर आज ऑफिस जल्दी से चले गए थे। लेकिन तुम इन्हें कैसे जानती हो? उसके भाई ने चौंक कर पूछा। मैं उन्हें 3-4 महीने से जानती हूँ। मैं कुछ अर्से पहले उनकी एनिवर्सरी पे भी गई थी और मुझे तो आपने ही बताया था ना कि आप उनके ऑफिस में काम करते हैं। वो भी नवीद की बात सुनकर चौंक गई थी। ओह अच्छा, अल्लाह पाक उन्हें सेहत है। कैसी तबीयत थी इनकी? नवीद ने पूछा। जी भैया, अभी तो ठीक नहीं है, ब्लड लगना था अभी इन्हें, मैंने अपना ही ब्लड दिया था इन्हें। वो आहिस्ता से बोली। क्या, तुमने ब्लड दिया? लेकिन बेटा ऐसे कैसे दे दिया? नवीद तो सुनकर ही परेशान हो गया था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना गुड़िया? तुमने कुछ खाया फिर? सारा भाभी ने परेशान होकर पूछने लगी। आप दोनों ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो इन्हें तसल्ली देते हुए बोली। मगर वो दोनों तो परेशान हो चुके थे। फिर सारा जल्दी से दूध और फ्रूट्स ले आई और नवीद ज़बरदस्ती से खिलाने लगा। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती सोने के लिए लिटा दिया, मगर उसे नींद कहाँ आ रही थी। बेचैनी ही बहुत महसूस हो रही थी। क्या उस खड़ूस को फ़ोन करके पूछूं? वो खिड़की के पास खड़ी गुमगो कैफियत में खुद से सवाल कर रही थी। कितनी बार उसने नंबर मिलाया, मगर मिलाने की हिम्मत नहीं हो पाई थी। फिर वो शाम को बैठी चाय पी रही थी, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसने पहली रिंग पर फ़ोन उठाते मोबाइल कान को लगाया। हेलो, आंटी जी की तबीयत कैसी है? उसने बेकरारी भरे लहजे में पूछा। हाँ शुक्र है अल्लाह का, मामा बिल्कुल को होश आ गया है। जैन ने कहा। ओह थैंक गॉड, मेरी तरफ से उनका हाल हवाल पूछेगा। वो जल्दी से बोली। ओह ओके। जैन ने कहते हुए कॉल काट दी। सच में बड़ा ही खड़ूस है ये बंदा, इतना भी हो नहीं सका कि मेरा हाल चाल पूछ ले, मैं ठीक हूँ कि नहीं, वो दिल ही दिल में करते हुए बोली। फिर अगले दिन वो कॉलेज से हॉस्पिटल गई और मिसेस नायला फंदी उसे देखकर खिल उठी थी। वो इनका हाल दराफत करने के बाद उनके पास बैठकर हल्की बुल्की बातें करने लगी। एक आखिरी बात, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें।
प्लीज़ जैन को अब अपनी तरफ माइल करने की आखिरी कोशिश करें प्लीज़। उसके बाद अगर वो बदतमीज़ी करे तो दोबारा मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, मिसेस नायला ने उम्मीद भरी लहजे में कहा। वो चाहकर भी मना न कर पाई। अगले दिन वो अपने लेक्चर लेने के बाद बाहर की जाने पड़ गई और उसकी निगाह पार्किंग एरिया की जाने पड़ी। जैन पर पड़ी जो मिसेस नायला से किया वादा याद आ गया था। वो दो तीन गहरे सांस भरती तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। हाय जैन, उसने पास जाकर कहा। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? उसने चिल्ला कर पूछा। हम फ्रेंड बन सकते हैं? परिजेब ने पूछा। क्यों, वजह? वो नागवारी से बोला। मैं सहमी। परिजेब ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं, मुझे नहीं करनी कोई दोस्ती तुमसे। जैन ने जवाब दिया। क्यों नहीं करनी? जल्दी से बोली। मेरी मर्जी, वो कहकर आगे बढ़ गया। उफ, ये तो बात भी नहीं करता और इसकी मॉम मुझे इसकी महबूबा बनाना चाहती हैं। वो बड़बड़ाई, फिर सर झटक कर जल्दी से उसके पीछे भागी और उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। जहन हका बकासों से देख रहा था। फौरन उतरो मेरी गाड़ी से, वो चिल्लाकर बोला। मैं घर कैसे जाऊंगी? मेरे पास पैसे नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे घर तक ड्रॉप कर दो। मैं तुम्हारा शौफर नहीं हूँ। उसकी बात पर तब कर बोला। हाय अल्लाह, मुझे ड्रॉप करने से तुम खुद को शोफर समझने लगोगे? छी, कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। ठीक है, उतर जाती हूँ, मगर इतना याद रखना, अपनी इस छोटी सी हरकत पर आपका ज़मीर आपको मलामत करेगा। वो बोली। ज़्यादा नौटंकी मत करो और गाड़ी से निकलो। वो बोला। अरे चीख क्यों रहे हो, निकल ही रही हूँ। वो आंखें पटपटाकर बोली और बाहर निकल गई। जैन ने जन से गाड़ी आगे बढ़ा दी और घर पहुंचकर लाउंज में रखे सोफे पर बैठकर परिजेब के मुतालिक सोचने लगा। उसे बैठे अभी कुछ देरी हुई थी कि नायला फंदी अंदर दाखिल हुई। उन्हें देखकर सीधा हो बैठा। क्या बात है मेरी जान? नायला फंदी ने पूछा। उस आफत की पुड़िया ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, वो चिल्ला कर बोला। कौन आफत की पुड़िया? नायला फंदी ने हैरत से पूछा। वही परिजेब। वो दांत खिचखिचा कर बोला। अरे इतनी प्यारी बच्ची है वो, और तुम उसके लिए ये सब क्यों बोल रहे हो? नायला फंदी ने कहा। मॉम, अब क्यों उसकी साइड लेती हैं? वो तपा। क्योंकि वो है ही इतनी प्यारी। मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे प्यार जरूर कर बैठती। नायला फंदी ने कहा। और रियली मॉम, खूबसूरत तो सोनी भी थी और प्यार भी हुआ इससे, मगर क्या हुआ? छोड़ दिया उसने आपके अमीर तरीन बेटे को बदसूरत कहकर। वो तलख लजे में बोला। वो अगर अब तुम्हें देख रही है तो तुम्हें छोड़ने पर पछताएगी। नायला फंदी ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता, मुझ में क्या बदला है? सिर्फ जिस्म भरा है, मगर मैं हूं तो काला ही ना। और आपकी वो परियों जैसी परिजेब के साथ खड़ा और भी काला लगता हूँ। जैन ने सर चटक कर कहा। कैसी बातें कर रहे हो तुम? इतने हैंडसम और काले नहीं, बिल्कुल सांवली रंगत है, और लड़कियों को ऐसी रंगत ज़्यादा अच्छी लगती है। लड़कियां मुड़ मुड़ के देखती हैं मेरे बेटे को। मॉम, लड़कियां मुड़ कर देखती ज़रूर है, मगर मैं हैंडसम हूँ इसलिए नहीं, बल्कि मेरा स्टेटस, मेरी शान शौकत दिखती है। और आपकी जो बड़ी जेब है ना, वो वहाँ यूनिवर्सिटी में सबको छोड़कर मेरे पीछे इसीलिए है क्योंकि मैं अमीर हूँ। बस दोस्ती कर लो, यही राग अलापती रहती है। वो तलक रह बोला। मेरी जान, वो लड़की सबसे अलग है, फिर हर्जी क्या है दोस्ती में? नायला फंदी ने कहा। मुझे नहीं करनी उससे कोई दोस्ती, और कल दोस्ती के अलावा अगर इसने कुछ और डिमांड कर दी तो फिर? वैसे भी मुझसे दोस्त इसीलिए करना चाहती है क्योंकि मैं अमीर तरीन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुंह बनाकर बोला। मसला क्या है? अगर वो ये सोच रखे भी तो दोस्ती करनी है ना, कर लो। और चलो इसी वजह से कर लो कि इसने तुम्हारी माँ की जान बचाई। क्या तुम ये बात मानते हो ना, किसने तुम पर एहसान किया है? तुम्हारी माँ को बचाकर तो बेटा अपनी माँ की खातिर ही सही उससे दोस्ती कर लो। हो सकता है उससे हम उसका कुछ एहसान चुका सके। नायला फंदी ने उसकी गिर्द बातों का घेरा तंग करते हुए कहा। तो वह लबींच कर रह गया। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उससे दोस्ती कर सकूँ, लेकिन अगर वो लड़की मेरे गहरे पड़ गई ना तो फिर मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। वो दांत पीस कर बोला। हाँ ठीक है, दोस्ती कर लो बस, और अगर कोई और डिमांड करे तो मुझे बताना, मैं अच्छी तरह से उसे सीधा करूँगी। नायला फंदी जल्दी से बोली। वो सिर झटकर उठ खड़ा हो गया। अगले दिन उसने फिर से आकर उसके कान खाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ, लेकिन इतनी बात याद रखना, बात सिर्फ दोस्ती तक रहे, इससे आगे नहीं। वो तेज लहजे में बोला। अरे तुम फिक्र ही नहीं करो, मैं अभी इस दोस्ती से आगे कुछ नहीं सोचूंगी। फ्रेंड्स, उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली तो जैन ने उसका मखमली मोमी हाथ अपने हाथ में हल्का सा दबाकर छोड़ दिया। फिर आने वाले दिनों में वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, और यहाँ तक कि जैन ने उसके कहने पर सोशल मीडिया अकाउंट तक बना लिया था, और वो इसकी वीडियोस को स्टाइलिश बनाकर अपलोड करती थी। कुछ दिन गुजरे तो पूरी यूनिवर्सिटी में धूम उठी कि सुपर मॉडल सोनिया नकवी भी अभी अपनी MBA लॉ सेमेस्टर पूरा करने आ रही है। जैन ने सुना तो वो गुमसुम सा हो गया। घर पहुंचा तो खुद को कमरे में बंद कर लिया। नायला
फंदी के हज़ारों मिनटों के बाद भी उसने दरवाज़ा खोला तो नायला फंदी उसकी सुर्ख आंखों को देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ बच्चे, किसी ने कुछ कहा है क्या? नायला फंदी ने पूछा। सोनिया वापस आ रही है मॉम, मैं कैसे सामना करूँगा उसका? वो नम लहजे में बोला। जैसे सामना करना चाहिए वैसे ही करना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे तुम सोशल मीडिया पर छाए हो वैसे ही तुम उसके सामने जाओगे। परिजेब ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। मैं उसके सामने नहीं जाऊँगा, उसने मेरा मजाक उड़ाकर मुझे छोड़ा था और फिर से वो मेरा सबके सामने मजाक बनाएगी। मैं अपनी स्टडी मज़ीद कंप्लीट नहीं कर सकता, डैड के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा, मुझे कौन सा कोई जॉब करनी है, वो नम लहजे में बोला। परिजेब और नायला फंदी ने उसे बहुत समझाया मगर वो तो अपनी जिद पर अड़ चुका था। तो मिसेस नायला फंदी ने बेबसी से अपनी नम आंखों को साड़ी के पल्लू से साफ किया और उठकर बाहर निकल गई। परिजेब ने गुस्से से उसे देखा। मेरी और तुम्हारी दोस्ती आज से ख़त्म, तुम मेरी दोस्ती के काबिल हो ही नहीं। तुम एक बुज़दिल डरपोक इंसान हो जो कि हकीकत का कभी सामना नहीं करता, जिसकी वजह से उसके अपने दुखी होते हैं। तुम्हें ज़रा तरस नहीं आता अपनी मॉम पर? तुम्हारे लिए उन्होंने एक ज़िंदगी लगाई, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं सोचती, मगर तुमने उनके हर ख्वाब को जला दिया। एक बार खुद को आईने में देखना, दुनिया की नज़र से नहीं, अपनी माँ की नज़र से। तुम्हें अपने आप से ज़्यादा कोई खूबसूरत नज़र नहीं आएगा मिस्टर जैन अफंदी। मुझे तो तुम कहीं से भी बदसूरत नहीं लगते, क्योंकि मैं तुम जैसी नेगेटिव सोच नहीं रखती। खुद को पॉजिटिव करोगे तो ही अपने लिए अच्छा सोचोगे। तुम एक एहसास कमतरी के शिकार इंसान हो जो कि दूसरों की बातों को सीरियसली लेता है कि बरसों पहले किसी ने उसे कहा कि वो खूबसूरत नहीं है और उसने ये बात मान भी ली। वैसे जो तुम्हारे माँ बाप कहते हैं कि तुम खूबसूरत हो, वो क्यों नहीं मानते? वो तलख लहजे में बोलती जा रही थी और वो साकित तो जामिद बैठा सुन रहा था। फिर वो गुस्से से उठकर वहाँ से चली गई। रात के 11 बजे थे। जहन कॉफ़ी का मग थामे अंधेरे में न जाने क्या तलाश कर रहा था। उसका दिमाग अभी तक परिजेब की बातों में उलझा हुआ था। वो वाकई सोनिया की वजह से अपनी मॉम डैड को कितना दुख देख चुका था। वो हर वक्त खुद को कोसता था, खुद को बदसूरत बोलता था और ऐसे बोलते उसने कई बार नोट किया कि उसकी माँ की आंखें नम होने लगती हैं। उसकी गहरी ब्राउन आंखें एक ही जगह ठहरी थी और मुसलसल एक ही जगह देखे जा रहा था कि अचानक उसके जहन में आया कि परिजेब से बात की जाए। क्यों आज उसका कब से कोई मैसेज नहीं आया था, वरना वो किसी न किसी बात को लेकर उसे जज करती ही रहती थी और कुछ नहीं तो जोक में देती थी जिनको वो पढ़े बगैर डिलीट कर देता था। आज वो पहली बार चाह रहा था कि उसकी तरफ से कोई मैसेज आए, मगर वो तो इससे नाराज़ होकर गई थी। क्या मैं इसे खुद मैसेज करूं? वो खुद से सवाल करने लगा। नहीं, रहने दे, अगर किया तो ज़्यादा भाव खाएगी, पहले ही जान नहीं छोड़ती, मज़ीद मेरे पीछे पड़ जाएगी। उसने सर झटक कर सोचा, मगर दिल उससे बात करने के लिए बेताब सा हो रहा था। दिलो दिमाग की जंग में जीत दिल की हुई थी। उसने जल्दी से हाय का मैसेज टाइप किया और उसे सेंड कर दिया। दूसरी तरफ से फ़ौरन सीन कर लिया गया, मगर जवाब नहीं आया। परिजेब, रिप्लाई करो मुझे। उसने दोबारा मैसेज भेजा, मगर दूसरी तरफ से फिर सीन करने के बाद कोई मैसेज नहीं आया। क्या बदतमीजी है ये परिजेब, मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात करनी है। वो दिल ही दिल में झंझलाता हुआ टाइप करने लगा था। फिर मैसेज डिलीवर करने के बाद उसने 5 मिनट तक इंतज़ार किया, मगर दूसरी तरफ से फिर भी कोई मैसेज नहीं आया। अब तो उसके चेहरे पर गुस्से भरे तासुरात उभरने लगे। अगर तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। उसने उसे धमकी अमेज मैसेज भेजा। तकलीफ क्या है तुम्हें, बार बार मैसेज किए जा रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रही इसका मतलब बिजी हूँ, तो समझना चाहिए ना तुम्हें। दूसरी तरफ लंबा चौड़ा मैसेज आया। हाँ तो मुझे भी बात करनी थी ना, तुम कह देती कि वेट करो, मगर तुम तो रिप्लाई ही नहीं कर रही। वो जल्दी से बोला, क्या बात करनी थी? दूसरी तरफ से पूछा गया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैंने सोचा कि हाल हवाल दरियाफत कर लूँ। वो टाइप करने लगा। क्या बात है, यानी तुम मुझसे बात करना चाहती हो? चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें मेरी कदर तो हुई। चलो बताओ क्या करना है? नथिंग, कॉफ़ी पी रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? जैन ने पूछा। वॉशरूम में बैठी हूँ, मुस्कुराहट वाले इमोजी के साथ जवाब आया। जैन कॉफ़ी पीते ही उछू लगा। क्या मजाक है परी? जैन ने कहा। ओ हाय, मजाक नहीं कर रही, मैं सच में वॉशरूम में हूँ। व्हाट द हेल परी से, छी, तुम वॉशरूम में मोबाइल यूज़ करती हो? जैन ने जवाबन कहा। हाँ तो और क्या करूँ, मेरा सिर्फ व्हाट्सएप पैकेज होता है और साथ वालों का मैंने वाईफाई का पासवर्ड चढ़ाया हुआ है ना, तो हमारे वॉशरूम के पास होता है। अब अगर मैं वॉशरूम के पास जाकर यूज़ करूँ तो वो लोग देखेंगे ना, इसलिए मैंने वॉशरूम के अंदर बैठकर यूज़ करती हूँ और कोई ना कोई मूवी ड्रामा देख लेती हूँ। इसका मैसेज पढ़कर जैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तुम सच में बहुत बड़ी ड्रामा हो, जैन ने जवाब दिया।
थैंक यू अजीज़ो माब सैन अफंदी साहिब। आगे से तपा हुआ उसका जवाब आया। तुम वॉशरूम कंप्लीट कर लो, क्योंकि गंदी लड़की मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। मेरा दिल ख़राब कर दिया तुमने। जैन ने कहा, वाह वाह, क्या कहने हैं आपके। खुद आप अमीरों के तो चोंचले होते हैं बेड टी पीने के, जो कि ब्रश किए बगैर ही पीते हो, और कमोड पे बैठकर अखबार पढ़ते हो। तो मैं अगर वॉशरूम में बैठकर मोबाइल यूज़ कर लूँ तो गंदी। यानी अमीर करे तो आधा, गरीब करे तो चोंचले। और वो मुहावरा है ना, साडा कुत्ता कुत्ता है ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी। परी जेब का गुस्से वाला इमोजी के साथ लंबा चौड़ा रिप्लाई आया। जैन के हलक से फलक शिकाफ कहका निकला, तुम ड्रामा नहीं हो, तुम पूरी फिल्म हो। वो वॉशरूम में बैठकर अपनी मूवी कंप्लीट कर लो, फिर बात होगी। खुद हाफिज। जैन ने उसको रिप्लाई करते मोबाइल साइड पर रख दिया। वो मुस्कुराता हुआ तो सामने मिरर में खुद को देखकर हटका। उसे अपनी मुस्कुराहट कुछ अजनबी सी लगी। वो सालों बाद आज कहका लगाकर हंसा था। क्या हो गया मुझे, मैं परी जेब के साथ इतना रिलैक्स फील कर सकता हूँ। क्या मुझे परी जेब अच्छी लगने लगी है। वो बड़बड़ाया। उसने आंखें बंद की तो छम से मुस्कुराती परी जेब सामने आ गई। उसने घबराकर जल्दी से आंखें खोली। उसका दिमाग जैसे मायूफ हो गया था। ये क्या सोचने लगा हूँ मैं प्यार में नहीं पड़ सकता, मुझे दोबारा प्यार नहीं करना। वो खुद से बोला और चलते हुए आकर सोफे पर बैठ गया। कुछ देर गुजरी तो दूसरी तरफ से परी जेब की कॉल आने लगी। हेलो। वो कॉल अटेंड करते बोला, जी जनाब, अब बोलिए क्या काम था। दूसरी तरफ से अपने मखसूस नटखट अंदाज में बोली, तुम्हारे घर वाईफाई लगा है क्या। इतने गरीब हो तुम लोग। जैन ने पूछा, जी नहीं, हम कोई गरीब नहीं है। मेरे भैया आप ही के बाबा के ऑफिस में काम करते हैं और एक अच्छी खासी है बेल इनकी, लेकिन बिल्कुल भी पसंद नहीं उन्हें कि घर में नेट हो। वो कहते हैं कि पहले कुछ बनो, इसलिए मैं बेचारी गरीब नहीं, वो कि नेट चोरी करती हूँ। और दूसरी तरफ से मुंह बसोर कर बोली तो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ये तो तुम्हारे भाई को ये बात मुझे पसंद आएगी कि मैं तुमसे बात करता हूँ। वो बोला हाँ, मुझे भी लगता है अगर मैं इनको बता दिया ना कि मैं जैन अफंदी से बात करती हूँ तो शायद वो गुस्सा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तुम्हें सुधारने का ठेका ले रखा है मैंने। दूसरी तरफ से लापरवाही बड़े अंदाज में बोली, अच्छा मतलब तुम्हारे नज़दीक में बिगड़ा हुआ हूँ। वो आंखें सुकेर कर बोला, बिगड़े हुए तो नहीं हो, मगर बहुत अजीब हो, खुद को ही हकीर बोलते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुमने एक काम करना होगा, खुद को पहले प्यार करना सीखो। जब खुद से प्यार करना सीखोगे ना तो तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। पता है, मैं सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करती हूँ। जब तक मैं खुद से प्यार नहीं करूँगी तो मैं किसी और से कैसे प्यार कर सकती हूँ। इसलिए कल यूनिवर्सिटी में ज़रूर जाना और इस सोनिया को ना इग्नोर करके आगे गुजर जाना, और अपने मखसूस एटीट्यूड के साथ देखना, वो तुम्हें पलट कर ज़रूर देखेगी। वो जल्दी से बोला, और अगर ऐसा ना हो पाया तो, अगर मैंने उसे देखने के बाद अपने हवास खो दिए तो। और अपने लब भींचते हुए बोला, अरे तुम्हारा एक इमेज है यार उस यूनिवर्सिटी में, और तुम्हें चाहिए कि तुम उसे बरकरार रखो, और तभी मुमकिन हो सकता है जब तुम हकीकत का सामना करोगे। और हकीकत सोनिया है, तुम बार बार सोचो, जब खुद को समेट आकर पढ़ोगे ना, तुम्हारी मॉम और डैड को कितनी खुशी होगी। क्या तुम उनकी खुशी के लिए भी नहीं कर सकते। तुम तो इतने खुशनसीब हो, इतने प्यार करने वाले माँ बाप मिले। मुझे देखो, मेरे पास दोनों ही नहीं है। जब मैं पैदा हुई तो कुछ अर्से बाद मेरे पापा चले गए। जब 10 साल की तो मेरी मामा इस दुनिया से चली गई। फिर आज से 5 साल पहले जब मेरे भैया की शादी हुई, तब मुझे लगा मेरी ज़िंदगी में कोई है जो कि मेरी माँ जैसा है। मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक दिल में खसक होती है ना कि काश मेरी माँ होती, वो हमेशा मेरे साथ रहती। तुम खुशनसीब हो, तुम्हें ये दोनों मिले हैं, प्लीज़ उनकी खातिर इतना कर लो। वो बोलती जा रही थी और उसके लहजे में अजीब सा दर्द भी था, जो कि उसको बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं। वो आहिस्ते से बोला, इट्स ओके, अच्छा चलो बाद में बात करूँगी, मुझे ना अब सोना है। वो जल्दी से बोली और कॉल काट गई, मगर उसके लिए एक नई राह खुल चुकी थी। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी पहुंचा और अपने मखसूस अंदाज में चलता हुआ आगे बढ़ रहा था कि सामने खड़ी सोनिया को देखकर एक पल के लिए ठटका, मगर दूसरे पल वो अनजान बनता उसके पास से गुजरता आगे बढ़ गया। फिर वो फ्री पीरियड में बैठा अपने नोट्स बना रहा था कि उसे महसूस हुआ कि उसके पास आकर कोई खड़ा हुआ है, और वो समझा कि परीजेब है। कोई काम था क्या। वो इसे बिना देखे बोला, कौन, परीजेब। सोनिया की आवाज़ पर एक झटके से सर उठाकर उसे देखा। ओह आई एम सॉरी, आपको परीजेब समझ रहा था। वो जल्दी से बोला, इट्स ओके, लेकिन परीजेब है कौन। सोनिया उसके पास बैठते हुए बोली, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। खैर आप बताएं, कैसे चल रही है आपकी मॉडलिंग। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे देखकर बेकरार होकर मेरे पास आओगे, मगर तुम तो ऐसे गुजर गए जैसे मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ। सोनिया ने कहा, हम अजनबी ही तो बन चुके हैं सोनिया, पहले दोस्त थे, क्लास फेलो होने के साथ साथ।
मगर फिर जब मैंने आपको प्रपोज किया तो आपने पूरी क्लास के सामने मेरा मजाक बना दिया और यहाँ तक कि मुझे कहा कि मैं फ़िरौन की लाश जैसा लगता हूँ। मगर देखो ना, मैं बदल गया और मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ और इसकी वजह है परिजेब। वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोला तो सोनिया के चेहरे पर नागवारी भरे तासुरात नजर आने लगे। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने वो सब कहा, लेकिन तुमने भी तो एकदम से मुझे प्रपोज कर दिया था। बुद्धू टाइप से तो थे और मैं इतनी मॉडर्न लड़की थी, लोग मेरा मजाक बनाते तुम्हारे साथ चलने पर। बाकी तुम मुझे पसंद थे और आज भी हो, लेकिन अब तो तुम बहुत हैंडसम बन गए हो यार। सोनिया उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मगर वो तो यकटक सामने से आती परिजेब को देख रहा था, जो कि व्हाइट कलर की फ्रॉक के साथ शानों पर दुपट्टा ओढ़े ढीला ढाला सा जोड़ा बनाए अपनी फ्रेंड के साथ बात करती अपने ध्यान में चलती आ रही थी। उसकी निगाहों के ताक़ुब में सोनिया ने देखा तो लब भींच कर रही। ये है क्या परिजेब? सोनिया ने हद से बड़ी नजर लहजे में कहा। वो चौंक कर बोला और हैरानी से उसे देखने लगा, जो कि अजीब निगाहों से परिजेब को देख रही थी। हाय, कैसे हो? परिजेब धप से उसके पास बैठते हुए बोली, तुम तो MBA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो ना? तुम्हारी जैन से क्या ताल्लुक? तुम्हें इतना फ्री नहीं होना चाहिए उससे। सोनिया ने चुपते लहजे में कहा, आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आप तो मेरे बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो किसी के साथ भी फ्री हो जाती हूँ। और रही बात जैन की, तो हम लोग तो बड़े अरसे से फ्रेंड्स हैं और शायद हो सकता है हम अनकरीब हमारी शादी भी हो जाए। परिजेब की बात पर जैन ने पीर की नीचे से देखा, मगर उसे आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा कर चुकी थी। क्या वाकई जैन तुम शादी कर रहे हो? सोनिया मुस्तरिब लहजे में पूछने लगी तो कंधे झुका गया। फिर परिजेब जब तक वहां पर रही वो परेशान सी बैठी थी। फिर वो गुस्से से वहां से उठकर चली गई। ये क्या शोशा छोड़ा है तुमने? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी बात करते हुए? वो नागवारी से बोली, मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा। तुम और मैं दोस्त हैं, तो आगे जाकर अगर हम शादी कर लेंगे तो क्या हर्ज है? वो लापरवाही बड़े अंदाज में बोला। तो जैन ने उसे नागवारी से देखा, तुम्हें अगर ये लग रहा है ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो इस बात को भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सर चढ़क कर बोला, क्यों नहीं होगा? अगर कल को तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो फिर? वो तेज लहजे में बोली, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे प्यार होगा? हरगिज़ नहीं, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। और वैसे भी हमारी क्लास में बहुत फ़र्क है। अगर तुम्हें ये खुशफहमी है तो प्लीज़ निकाल दो, मेरे आश्रय मत रहना, क्योंकि मैं तुमसे शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। वो नागवारी से बोला, ओ हेलो मिस्टर बुद्धू, मैं तुमसे शादी करने के लिए मरी नहीं जा रही। मुझे तो ऐसे हज़ारों लड़के प्रपोज करते हैं और मैं ये सिर्फ इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम्हारी वो जो सोनिया जी सुन ले और वो बेख्तियारी तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो जाए। और तुम देखना, वो हम दोनों को क्लोज देखकर बहुत जलन का शिकार होगी। और बस तुम्हें इसके ऊपर यही जाहिर करना है कि तुम और मैं जल्द शादी करने वाले हैं। फिर देखना, वो खुद तुम्हारे पास आकर कहेगी, प्लीज़ जैन उससे शादी मत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, तो इसीलिए हमें एक होना चाहिए। वो मुंह बनाकर बोलती जा रही थी और इस बार जैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आने लगी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, तो इसलिए हम एक होना चाहते हैं। वो मुंह बनाकर बोलती जा रही थी और इस बार जैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आने लगी। तो सच में पूरी की पूरी पागल हो, ऐसी सीरियस होकर बात करती हो ना कि मैं अगला बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है। खैर, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे मशवरा दिया। और हाँ, अगर इस टांग में तुम्हें लगता है कि सोनिया मेरी तरफ वापस आ सकती है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, चलो मैं कर लूँगी, लेकिन उसके बदले क्या दोगे? वो जल्दी से बोली, तुम्हें उसके बदले कुछ चाहिए? खैर बताओ क्या चाहिए? वो सर चढ़क कर बोला, प्लीज़ मेरी एक असाइनमेंट बना दो। मुझे पता है तुम यूनिवर्सिटी के टॉपर हो, मगर मुझे असाइनमेंट परफेक्ट चाहिए, जो कि सिर्फ तुम ही बना सकते हो। प्लीज़ कर दो ना। वो इल्तिजाइया भरे लहजे में बोली तो जैन ने ताज्जुब से उसे देखा, तुम पागल हो गया पगली लड़की? तुम्हारे भैया तुम्हें कुछ बनाने के लिए इतना पढ़ा लिखा रहे हैं और तुम इधर उधर असाइनमेंट लिखवा लेती हो। अफसोस बड़ी लहजे में बोला, अरे भैया की तो छोड़ो यार, उन्हें तो पता भी नहीं मुझे क्या बनाना है। बंदा पूछे, हम लोग को ये उम्मीद है जो इतना पढ़ेंगे? मिडिल क्लास लड़की और किसी मिडिल क्लास लड़के से शादी होगी मेरी, इससे तो मुझे जॉब करने नहीं देनी। मुझे सारी ज़िंदगी चूल्हे पर गुजर जानी है, तो इसलिए बेहतर है कि मैं अपनी इतनी मेहनत ही करूँ। और मुँह बनाकर बोली, सच में पागल हो तुम। पढ़ना क्या इसलिए लाजमी होता है कि तुम आगे जाकर जॉब करोगी? एक पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चों को बहुत अच्छा मुस्तकबिल देती है और बहुत अच्छी तरबियत भी। अब मेरी मॉम को देखो, वो जॉब तो नहीं करती ना, सिर्फ NGO चलाती हैं, उन्होंने कभी जॉब भी नहीं की। मगर मैं FSC तक अपनी मॉम से पढ़ा हूँ और मेरा दावा है कि उन जैसा मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया। आज मैं जो भी हूँ ना, अपनी मॉम की वजह से हूँ। उसके लहजे में नाइला फंदी के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी।
तुम सच में बहुत खुशकिस्मत हो। काश मेरी मम्मा होती तो। मेरी मम्मा भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो चली गई इस दुनिया से। मैं तो कहती हूँ इस दुनिया में 2 मम्मा होनी चाहिए, एक चली जाए ना तो दूसरी संभाल ले। परिजेब की आंखों में नमी सी चलकी तो जैन बेचैन सा हो गया। तो मेरी मॉम भी तुम्हारी मॉम है ना, तुम मेरी दोस्त हो, तुम जब चाहो मेरी मॉम से मिलने आ सकती हो। तुम्हें इजाज़त देता हूँ इस बात की। उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ तो वो तो मैं आ ही सकती हूँ और मुझे तुम्हारी इजाज़त की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। वो गर्दन अकड़ा कर बोली, हाँ ये बात तो है, अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी मॉम भी पटा कर रखी हुई है, जब भी देखो वो तुम्हारे ही गुण गा रही होती हैं। वैसे ऐसा कौन सा जादू चलाया तुमने? जैन ने पूछा। उससे मोहब्बत का जादू कहते हैं मिस्टर खड़ूस, मगर तुम नहीं समझोगे। वो बोलते हुए उठ खड़ी हुई। किधर जा रही हो? जैन ने चौंक कर पूछा। अभी तुमने इतना बड़ा लेक्चर दिया तो इसलिए अब खुद ही असाइनमेंट बनाने लगी हूँ। और मुंह बसोड़ कर बोलती उठकर वहां से चली गई। अगले कई दिन तक वो दोनों आसपास ही नजर आए और यूनिवर्सिटी में उनकी दोस्ती को मोहब्बत पर माहौल कर दिया गया। ये बातें सोनिया तक पहुंच रही थी और वो ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। आज वो जब जैन के पास आई तो वो मोबाइल पर किसी के साथ मसरूफ था और उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट थी। उसे पता चला कि परिजेब के आने से पहले वो बहुत संजीदा और लिए अंदाज में रहता था, मगर परिजेब से दोस्ती के बाद वो बदल चुका था। क्या बात है? तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि परिजेब से बात कर रहे हो। सोनिया ने पास आकर चुपते हुए लहजे में पूछा। हाँ, उसी से बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी पागल है तो उसकी बातों पर हंसी आ जाती है। खैर आप बताइए कैसी है, पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? वैसे आपने पढ़ाई की छोड़ दी थी बीच में। मैं तो चले बीमार था इसलिए नहीं पढ़ पाया, तो आपने क्यों ये सब किया? जैन ने पूछा। बस तुम्हारी बात कभी दिल नहीं लगा और मैंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, सोनिया ने मक्कारी से झूठ बोलते हुए कहा, जबकि हकीकत में उस पर सुपर मॉडल बनने का जुनून सवार था और इसी वजह से उसने जैन को भी छोड़ा था। मगर जिस शख्स के आसरे वो जैन को छोड़ कर गई थी, उस शख्स ने उसे दगा दे दिया था। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, अपना एक नाम तो बना लिया, मगर दौलत इतनी ना पा सकी। अब फिर से वो शॉर्टकट अपनाना चाहती थी, इसलिए दोबारा से जैन की ज़िंदगी में आना चाह रही थी। मुझे हमेशा से गिल्ट रहा है, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। हम दोबारा से अपनी ज़िंदगी को वहाँ से शुरू कर सकते हैं। क्या आज मैं तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ाऊँ तो तुम थामोगे? सोनिया ने कहा तो उसने बेयकीनी से उसे देखा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और परिजेब की शादी होने वाली है, मगर तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो। ये बात तुमने उस दिन भी मुझे कही थी ना, यानी तुम्हारे दिल में आज भी मैं हूँ। और मोहब्बत तो एक बार होती है ना जैन। वो उसके हाथ पे हाथ रख के बोली तो जैन पर जैसे शादी मकदारी हो गया। दिल चाह रहा था कि उठकर नाचने लग जाए, मगर वो खुद पर सख्त किए बैठा रहा। वो परिजेब ने मजाक किया था, हमारी कोई शादी होने वाली नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और रही बात शादी की, तो मैंने इस बारे में अभी सोचा भी नहीं है, कोई भी हो सकती है। जैन ने लापरवाही भरे लहजे में कहा, यानी मैं हो सकती हूँ? सोनिया ने एक्साइटेड में लहजे में कहा तो वो कंधे झुका गया। आई लव यू जैन, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसके गले लगते हुए बोली। उस आके तो जामिद खड़ा था, मैं तुम्हें सोच कर जवाब दूंगा। वो आहिस्ता से बोला, फिर अपनी चीज़ें उठाकर वहाँ से निकलता चला गया। मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना है। उसने परिजेब को मैसेज किया, मैं नहीं आ सकती, ना पता मेरी भाभी को 5 साल बाद बेबी आने वाला है और उनको सख्त आराम की ज़रूरत है और मैं उनका ख्याल रखने के लिए घर पर मौजूद हूँ। दूसरी तरफ से परिजेब का लंबा चौड़ा मैसेज आया, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम्हारा मशवरा चाहिए। उसने कहा, हाँ तो पूछो ना, मैं बता दूंगी मैसेज पे। दूसरी तरफ से रिप्लाई आया। उसने सारी सिचुएशन बताई तो दूसरी तरफ से परिजेब का फ़ोन आ गया। पहले तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर क्रूस, और ट्रीट बनती है, वो मैं बाद में ले लूँगी। और रही बात मशवरे की, तो ये बात अपनी मॉम से जाकर करो। अगर इन्हें वो पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद तो तुम छोड़ देना। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, मुझे लगता है कि मॉम को वो पसंद नहीं आएगी, अब क्योंकि उसने मुझे रिजेक्ट किया था। उसके बाद से मॉम उससे बहुत नफरत करती है। वो सर खुजाकर बोला, अब ये तो माँ बेटा जानो, बाकी एक बात कहूँगी, अगर प्यार से माँ को मनाओगे तो वो मान जाएंगी। वो माँ है, तुम्हारे लिए बेहतर ही फैसला करेंगी। अब जाओ, मुझे खाना बनाना है। वो तेज लहजे में बोलती कॉल काट गई। अजीब लड़की है, हमेशा ही जल्दी में रहती है, वो झंझला कर बोला। फिर वो घर पहुंचा और उसमें सारी बात जब नायला अफंदी को बताई तो वो तो हत्थे से ही उखड़ गई। मैं हर किस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं कर सकती, उस लड़की की वजह से तुमने सुसाइड करने की कोशिश की थी, हमने तुम्हें तकरीबन खो दिया था, मैं दोबारा ये रिस्क नहीं ले सकती। नायला अफंदी ने कहा, बाबा आप ही समझाए ना मॉम को, वो दूसरी मेरी ज़िंदगी में आई है, वो खुद मेरी तरफ से हाथ बढ़ाया मम्मा, और गलती तो मेरी ही थी ना,
वो तो मुझे अपना सिर्फ दोस्त समझती थी। मैंने उसे दोस्त से ज़्यादा समझ लिया और बिना सोचे समझे इजहार मोहब्बत करती है सबके सामने। अब उसका रिएक्ट तो बनता था ना, अगर मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, अब मेरे अंदर जितना चाहे बर्दाश्त है, लेकिन अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं किसी और से भी शादी नहीं करूँगा। और गुस्से से बोलता हुआ उठकर कमरे से निकलता चला गया। नायला अफंदी ने बेबसी भरे लहजे में ज़ुबैर अफंदी की जानिब देखा। मिसेज़, हमें लगता है वो लड़की इतनी भी बुरी नहीं है, एक मौका तो देना बनता ही है। ज़ुबैर अफंदी ने कहा, फिर समझाने लगे और वो ना चाहते हुए भी हाँ बोल गई। कुछ दिनों बाद वो रिश्ता लेकर उसके घर गई और उनकी तरफ से फ़ौरन से हाँ हो गई। पूरी यूनिवर्सिटी में उनकी इंगेजमेंट की खबरें चल रही थी, मगर परिदेव से उसका किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं था। वो जब मैसेज करता वो किसी न किसी काम में बिजी होती थी। वो अभी मुस्तरिब सा उसे कॉल मिला रहा था, मगर वो ऑफलाइन थी। शाम को जब वो ऑनलाइन हुई तो जहन ने उसे कॉल मिलाई और दूसरी तरफ से उसने कॉल पिक की। क्या हुआ है, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? जैन ने बेकरारी भरे लहजे में पूछा। मेरे होने वाले ससुराल वाले आने वाले थे, बस बिजी थी। दूसरी तरफ से इत्मीनान भरा जवाब आया। मजाक करी हो? देखो, मैं इस वक्त मजाक के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। मेरी इंगेजमेंट होने वाली है और मेरी इकलौती फ्रेंड का कोई पता नहीं है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई बात। जैन ने कहा, जिस दिन तुम्हारी मंगनी है ना, मेरा उस दिन निकाह की डेट फिक्स हो चुकी है। मैं अपनी शादी की तैयारियां छोड़कर तुम्हारी इंगेजमेंट की तैयारियां कैसे कर सकती हूँ? दूसरी तरफ से चिल्ला कर कहा गया। ये क्या मजाक है यार, तुम ऐसे कैसे शादी कर सकती हो? तुम्हारी अभी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई और तुम निकाह कर रही हो। वो गुस्से से बोला। वो दरअसल मेरे भैया का दोस्त है, बाहर से आया है और उसे वापस जाना है, तो जाने से पहले वो निकाह करना चाहता है और कुछ अरसे बाद मेरे ही कागजात वगैरह भी भेज देगा। फिर मैं वहाँ ही चली जाऊँगी और वहीं से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी। वैसे तो मैं दिल से चाहती थी कि वो कहे, परिजेब तुम पढ़ाई छोड़ो और मुझे करो। परिजेब ने कहा तो वो चुप सा रह गया। उसके दूर जाने का सुनकर जिससे दिल सुकर सा गया था कि बाकी की बात पर हंसी तक ना आई थी। अच्छा जैन, मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे ना हंडिया बनानी थी, परिजेब ने कहा और कॉल काट दी। वो अगले कई दिन तक ये मुस्तरिब सा रहा। उसको अपनी कैफियत का कुछ समझ नहीं आ रहा था। मंगनी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो अब भी गुमसुम सा बैठा चैनल पे चैनल बदल रहा था कि मिसेज़ नायला उसके पास आई। जैन बेटा, ये अपना एड्रेस देख लो, और तुम्हारा फ़ोन किधर है? सोनिया कब से कॉल कर रही थी तुम्हें? मिसेज़ नायला अफंदी ने कहा। मुझे नहीं बात करनी उससे, वो बेजारी भरे लहजे में बोलता उनकी गोद में सर रख गया। क्या हुआ मेरे बच्चे, सोनिया से झगड़ा हो गया क्या? मिसेज़ नायला अफंदी ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। उसकी शादी हो रही है और देखे, उसने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो लब भींच कर बोला। किसकी शादी हो रही है? नायला अफंदी ने चौंक कर पूछा। परिजेब की बात कर रहा हूँ। यार वो मेरी फ्रेंड है, अब इतना भी नहीं हुआ कि मुझे बता सके। अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी है, वो नागवारी से बोला। हाँ तो फिर क्या हुआ, अब हर बात वो तुम्हें बताएगी लाजमी थोड़ी है, उसकी भी अपनी ज़िंदगी है। मुझे वैसे भी पता था, उस दिन मैंने उसे कॉल किया था ना, तो उसने मुझे बताया था कि वो अपनी शादी की शॉपिंग में बिजी है। खैर, तुम इन सब बातों को छोड़ो और सोनिया को कॉल कर लो, अपना और उसका मंगनी का ड्रेस फाइनल करो, मिसेज़ नायला अफंदी ने कहा। वो लब भींच के अपना मोबाइल पकड़ के सोनिया को कॉल मिलाने लगा। आज उसकी मंगनी थी और वो 3 पीस सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। दूसरे स्टेज पर खड़े थे और इससे पहले कि वो एक दूसरे की इंगेजमेंट की रिंग पहनाते, जैन का फ़ोन बजने लगा। उसने मोबाइल देखा तो परिजेब की कॉल थी। वो जल्दी से कॉल अटेंड करता, मोबाइल कान को लगा गया, मगर दूसरी तरफ सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। परिजेब, क्या हुआ, तुम ठीक हो? रो क्यों रही हो तुम? वो बेकरारी भरे लहजे में बोला। मिस्टर एंड मिसिस समेत बाकी सब चौंक कर उसे देखने लगे। जैन, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरे भैया हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो हिचकियों से रोते हुए बोली तो जैन बेचैन सा हो गया। डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ, रो मत प्लीज़, तुम मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस बताओ, वो बेताबी भरे लहजे में बोला। दूसरी तरफ से उसने एड्रेस बताते हुए कॉल काट दी। क्या हुआ बेटे, सब ठीक है? मिसेज़ नायला अफंदी ने बेचैनी भरे लहजे में पूछा। मॉम, परिजेब के भैया को हार्ट अटैक हुआ है और मुझे वहाँ पहुँचना होगा, वो जल्दी से बोला। हाँ हाँ बेटा, तुम फ़ौरन जाओ वहाँ पर, हम लोग मेहमानों को खाना वगैरह खिलाकर आते हैं। वो बोली। दिमाग ख़राब हो गया है आपका, यहाँ पर मीडिया मौजूद है, हमारी मंगनी होने वाली है, मेरा मजाक बनाना चाहते हैं आप लोग? सोनिया ने उसका बाजू दबोचे हुए तनफ्फुर भरे लहजे में कहा। शट अप, दिमाग ख़राब है तुम्हारा, और तुम ज़्यादा जानती हो कि वो बहाने बना रही है, और तुम्हारे लिए इंसान की जान से ज़्यादा ये एंगेजमेंट और अपनी रेपुटेशन की वैल्यू
शेम ऑन यू। वो गुस्से से अपना बाजू छिड़वाते हुए दहाड़ा और फिर तेज़ी से बाहर की जाने पड़ गया। कुछ देर में वो हॉस्पिटल पहुंच चुका था। वो जैसे ही कॉरिडोर में दाखिल हुआ, वहाँ मैक्सी में मलबूस वो ज़ारो कतार रोती परिजेब को देखकर थम सा गया। वो ऐसे लग रही थी जैसे आसमान से कोई हूर उतरी हो। परिजेब उसे पास जाकर पुकारा तो वो रोती हुई उसके कंधे से लग गई। उसकी भाभी भी एक साइड पर गुमसुम सी बैठी थी। वो डॉक्टर से बात करता बाहर निकल गया। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ देर में मिस्टर एंड मिसेस जुबैर अफंदी भी वहाँ पहुँच चुके थे। वो कुछ देर वहाँ ठहरकर वापस चले गए, मगर जैन हनूस वहीं पर था। अगले दिन दोपहर को नवीद खान को होश आ चुका था। रात में नवीद को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। मिस्टर एंड मिसेस अफंदी भी मिलने आए थे। सायरा भाभी उनका शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही थी। वैसे ये कैसे हुआ बेटा? इस तरह अचानक आपकी तबीयत ख़राब कैसे होगी? क्योंकि जिस तरह तबीयत ख़राब होने से पहले हमारी मुलाकात हुई थी और माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खुश थे, जुबैर अफंदी ने पूछा। परिजेब का निकाह था और वो धोखेबाज इंसान निकला। मेरे एक दोस्त ने बताया कि वो न जाने कितनी लड़कियों से निकाह करके जाता है और वहाँ जाकर उन लड़कियों को बेच देता है। मैं अपनी गुड़िया के लिए सही फैसला नहीं कर सका। मैंने उसके माथे पर दाग लगा दिया। नवीद खान फिर से रो पड़े। भैया प्लीज़ ऐसे मत बोलिए, प्लीज़ ना। परिजेब रोती हुई उनके सीने पर सर रख गई। बेटा, आपको अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वक्त पर ही उस इंसान की असलियत आपके सामने आ गई, वरना ना जाने हमारी बच्ची के साथ क्या कर जाता। परिजेब है ही इतनी प्यारी, अल्लाह पाक ने खुद उसकी हिफाजत की। बाकी रहा माथे पर दाग निकला तो ये लोगों की सोच है बेटा। अल्लाह पाक ने कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा। आप फिक्र मत कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो बहुत ही बेहतरीन इंसान परिजेब का हमसफ़र बनेगा। मिसेस नायला फंदी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब लोग ज़ेरलब आमीन बोले। फिर कुछ देर के बाद वो लोग उठकर चले गए और जैन अभी भी वहीं पर मौजूद था। जैन भाई आप घर जाए और प्लीज़ जाते जाते परिजेब को छोड़ जाइएगा ताकि कपड़े वगैरह चेंज कर ले और फिर बाद में आप जाना। सायरा भाभी ने कहा, नहीं भाभी, मैं आप लोगों को यूँ अकेले छोड़ कर नहीं जाऊँगी, फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो जल्दी से बोली, मेरे शौहर ठीक हो गए हैं ना, तो मेरी तबीयत ठीक है। साहिब अभी नवीद भाई का हाथ थामते हुए बोली और मुस्कुरा दिया। चलिए मैडम, आपका ये शौफर हाजिर है। जैन ने हनूस शरारती अंदाज में कहा तो हैरानगी से उसे देखने लगी। फिर वो इसके साथ बाहर आ गई। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुमको अपनी मंगनी के दिन आना पड़ा। सोनिया तो बहुत नाराज़ हो गई होगी ना? वो बोली, पता नहीं, मैंने पूछा नहीं कि वो नाराज़ है कि नहीं। उसका भी फ़ोन नहीं आया। वो कंधे झुकाकर बोला, व्हाट? वो फिर तुमसे पक्का नाराज़ है। अभी उसी वक्त कॉल करो उसे। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से अब दोनों का रिश्ता ख़राब हो। वो जल्दी से बोली, इसे करना होगा तो कर लेगी, मुझे कोई परवाह नहीं। और वैसे भी उस जैसी खुदगर्ज लड़की से मेरा कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहता मैं। तुम जानती हो उसने मेरी मॉम से कितनी बदतमीज़ी की। उसके लिए मंगनी बहुत ज़्यादा अहम थी। वो तो मुझे हॉस्पिटल में आने ही नहीं दे रही थी। वो तलख लहजे में बोला, ओ माय गॉड, मेरी वजह से तुम्हारी मोहब्बत तुमसे नाराज़ हो गई। वो नम आंखों से बोली, अरे क्या हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी मेरा दिल उसे देखकर अब धड़कता ही नहीं था। उसने कहा, ये वाला क्या बात हुई? तुम तो उसके लिए इतने बेताब थे और अब एकदम से अजीब हरकत करते हो। कोई और प्यारी लगने लगी है क्या? वो मुंह बनाकर बोली, है एक पगली दीवानी, जल्द मिलवाऊंगा तुम्हें। वो इसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, मजाक की खाद होती है, फजूल में मजाक न करो। वो मुंह बनाकर बोलती उसकी गाड़ी में बैठ गई। फिर वो उसको उसके घर के सामने ड्रॉप करके घर पहुंचा तो मिस्टर एंड मिसेस लाउंज में बैठे थे। जी बेटा जी, अब बता दो मंगनी की क्या तारीख रखनी है? सोनिया से बात हुई क्या? मिसेस नायला फंदी ने उससे पूछा। दरअसल मामा, अब मंगनी के लिए निकाह की डेट रखी जाएगी और नवीद भाई के ठीक होने के बाद। वो इत्मीनान से बोला, व्हाट? इसमें परिजेब का भाई का कहाँ से ताल्लुक आ गया? वो सोनिया से पहले परिजेब को नापसंद करती थी। इसके बाद मजीद उन्हें गुस्सा आने लगा। नायला फंदी ने सर झटक कर कहा, ओ मेरी प्यारी मम्मा, मैंने सोनिया से शादी का कब कहा? मैं तो परिजेब से शादी की बात कर रहा हूँ। आप परिजेब से शादी तभी करेंगे ना मुझसे जब उसका भाई बिल्कुल ठीक ठाक होकर घर पहुंच जाएगा। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला तो मिसेस नायला फंदी ने उसे बेयकीनी से देखा। फिर उनका चेहरा खुशी से खिल उठा था। तुम सच कह रहे हो? ओह माय गॉड, तुमने तो मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी, मिसेस नायला फंदी खिलखिलाते हुए लहजे में बोली। और वो और जुबैरा फंदी उनकी खुशी पर मुस्कुरा दिए। फिर नवीद भाई के घर वापस आने के बाद जब वो लोग रिश्ता लेकर वहाँ पहुँचे तो नवीद कितनी देर उन्हें बेयकीनी से देखते रहे। फिर बेख्तियार रो पड़े। बस बेटा जी, रोना नहीं, ये नसीबों की बात है। दुआ कीजिए अल्लाह पाक हमारे बच्चों का साथ हमेशा कायम दायम रखे। मिसेस नायला फंदी ने कहा, भाभी मैं परिसेब से मिल सकता हूँ?
उसने सायरा से पूछा तो वो सर इस बाप में हिलाती उसे लेकर परिसेप के रूम में आ गई, जो कि इसे देखते ही बुरी तरह घबरा चुकी थी। क्या बात है, इतनी कॉन्फिडेंट लड़की हो तुम और अपने रिश्ते की बात पर इस तरह घबरा रही हो? जैन ने उसे दिलचस्पी से देखते हुए कहा, ये क्या, तुमने नया शोशा छोड़ दिया है? मुझे नहीं करनी तुमसे शादी मिस्टर खरूस। वो निगाहें छोड़कर बोली, मगर दिल तो जैसे सीने से बाहर आ रहा था। वो इसे कब से चाहती थी, मगर ये बात वो अपने दिल में दबा कर रखे हुए थी। इसलिए तो जब इसका रिश्ता आया था उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ बोल दी, क्योंकि वो किसी भी तरह उससे दूर जाना चाहती थी। मैं देख कर आती हूँ, चाय बन गई है। उठकर बाहर की जानिब बढ़ने लगी तो जैन ने उसका हाथ थाम लिया। आई लव यू मरी पगली, वो इसे खींचकर अपने करीब करते हुए उसके कान के पास बोला तो वो जैसे पूरी जान से कांप गई। जैन, कोई आ जाएगा। और अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते बोली, तो आने दो, हमारा रोमांस देखकर वैसे भी वापस चला जाएगा। वो शरारती अंदाज में बोला तो निगाहें उठाकर उसे घूरने लगी, मगर उसकी लू देती आंखों से उसकी पलकें लड़ते हुए रुख से रुखसारों पर साया फगन हो गई। तुम भी बोलो ना, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वो दीवार से टेक लगाए हुए बोला, मैं तो नहीं करती और क्यों करूँगी तुमसे मोहब्बत, मुंह धोकर रखो। वो बोली, अच्छा, वैसे मैं फ़ायदे में रहूँगी। अगर तुम कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो फिर मैं निकाह के बाद तुम्हारे सारे नोट्स बना दिया करूँगी या फिर पढ़ाई छुड़वा दूँगा, तुम सिर्फ मौजे करना। वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला तो वो जल्दी से पास आई। हाय सच्ची, मैं अगर ऐसा हो जाए तो डबल आई लव यू। वो आंखें मीच कर बोली तो उसकी बात पर जैन कहका लगा कर हंस पड़ा। ये तुम्हारी हर बात उल्ट क्यों होती है? जैन ने पूछा। बस एवी, वो कंधे उचका कर बोली। फिर वो दोनों यूं ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते बाहर आए तो सब लोगों ने उन्हें देख रहे थे। लीजिए, मुबारक हो, आपका निकाह का दिन फिक्स हो गया है। अगले महीने की 10 तारीख को निकाह है। मिसिस नायला फंदी ने कहा तो मोहब्बत पाश नज़रों से उन्हें देखने लगा। अगर तुम पढ़ना नहीं चाहती तो रुखसती करवा ले, क्योंकि यहाँ पर रहोगी तो भैया तो पढ़ाएंगे, मेरे पास रहोगी तो मैं छुड़वा दूंगा। लेकिन बस मैं यही करना है कि जब मैं रुखसती की बात करूँ तो कुछ कहो तो तुम्हें हाँ में हाँ मिलानी है। वो मुस्कुराकर उसके कान में बोला, हाँ प्लीज़, मेहरबानी होगी। अगर ये पढ़ाई से जान छुड़वा दो तो। वो जल्दी से बोली, मॉम, मैं चाहता हूँ कि निकाह के साथ रुखसती भी हो जाए, क्योंकि हम दोनों को एक साथ एक यूनि में जाना है तो इकट्ठे जाया करेंगे। वो आँख विंक करते हुए बोला, अरे इतनी जल्दी क्या है, तुम अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट कर लो, बिजनेस संभालो, फिर उसके बाद शादी। नायला फंदी ने कहा, क्या हो गया मॉम, पढ़ाई तो होती रहेगी और इस पढ़ाई के चक्कर में मुझे पूरा करेंगी क्या? वो हल्के फुल्के मजाहिया अंदाज में बोला। सर तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। फिर वहीं बैठे बैठे निकाह के साथ रुखसती और वलीमे की डेट भी फिक्स कर ली गई। वो इंतहाई खुश थी। सो माई डियर परिसेप, एडवांस पे आई एम सॉरी, मगर तुम्हारा MBA तो ये टॉप पर पूरा करके ही दम लेगा। मुझे पता है तुम मेरे धोखे पर बहुत नाराज़ होगी, मगर कोई नहीं, पूरे हक से मनाऊंगा। वो इसका खिला खिला चेहरा देखकर दिल ही दिल में बोला, फिर उसका हाथ थाम कर उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखने लगा और दिल भर ही नहीं रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि इस पगली से यूँ मोहब्बत करेगा। थैंक यू मेरी पगली, मेरी ज़िंदगी में खुशियों के रंग बनने के लिए। थैंक यू मेरे मिस्टर क्रूस, मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी बन जाने के लिए। वो भी उसी के अंदाज में बोली और फिर दोनों मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए।